Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So here I am Bhumi this side. I am going to begin my first video with ICSE 10th class history, first chapter, the First War of Independence, the Great Uprising of 1857. So let's begin with this chapter. Firstly, we have to see the causes of this war. First one is the political cause, then social religious cause, third is economic cause, fourth one is the military cause. We would like to see it. The first cause, that is political cause. The British tried to expand their political powers in India by four ways. What four ways they had adopted to try to capture the India and kingdoms? So let's see. First one is the subsidiary alliance, the outright wars by adopting the doctrine of lapse and the pretext of allied misrule. Let's see the first one. बाय आउटराइट वॉर्स, यानी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने दंगे फसाद किए ताकि वो इंडिया में अपनी पावर एक्सपेंड कर सके और अपनी पॉलिटिकली यहाँ पर स्ट्रांग हो जाए, ताकि इंडिया में उन्हीं की पावर चले। और उन्होंने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से इंडिया को वीक करने की सोचा। तो उन्होंने एक बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, उन्होंने वहाँ पर दंगे फसाद कर दिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उन पे उन्होंने कब्जा कर लिया उस टाइम पे। फिर एंग्लो मैसूर वॉर में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी टेरिटरी ऑफ मसूरी को एनेक्स कर लिया। फिर थर्ड एंग्लो वॉर यानी कि मराठा वॉर, इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने अपनी एंटायर मराठा टेरिटरी को एनेक्स कर लिया। फिर हमारी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ब्रिटिश एनेक्सेड पंजाब। एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिश ने पंजाब में अपना पावर को स्प्रेड करने की कोशिश की। देन द सेकेंड वाज द सब्सिडरी अलायंस। ये एक पॉलिसी थी, मतलब बेसिक सी। दिस वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसेस स्टेट्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दीज स्टेट्स लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी टू द ब्रिटिश। अगर कोई भी इंडियन प्रिंस सब्सिडरी अलायंस वाले एग्रीमेंट से साइन कर लेगा जो ब्रिटिश है उनके साथ, तो फिर जो उसके खुद की जो पावर्स है, सुप्रीम पावर, वो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश को मानेगा। वो बाहर वाले किसी और कंट्री से कोई रिलेशन नहीं रख सकता, फॉरेन कोई रिलेशन नहीं हो सकता उसका। एंड दे हैव्स टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स विद देयर ओन कॉस्ट। जो स्टेट्स थी जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था वो तीन स्टेट्स थी, मसूर, तंजौर और हैदराबाद। थर्ड वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी एक तरीके की एक पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले बता दूं कि जो इंडियन मेल हायर है ना, किसी के पास नेचुरल वाला नहीं है। मतलब सीधी सी भाषा में ये कि अगर मान लो एक राजा है, उसकी कोई खुद की एक संतान नहीं है, तो उसकी जब मृत्यु होगी तो उसके बाद उसकी जो पूरी प्रजा है वो उसके बच्चे को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एडॉप्टेड होगा। जब तक वो नेचुरल नहीं होगा तब तक उसको नहीं मिलेगी। और उसकी बजाय वो सारी जो उसका किंगडम है ना, वो सारा एनेक्स कर लेंगे कौन? इंडियन ब्रिटिश। जो अभी बाहर से आए हैं वो इंडिया में रह रहे हैं और वहाँ पे अपनी पावर को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, उन्हीं के एक मेंबर लॉर्ड डलहौजी ने। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ नेशनल मेल हायर, his kingdom would lapse, that is, it would come under the company's territory in India. अब इससे कौन इफेक्ट हो गया था? कौन कौन सी स्टेट एनेक्स हो गई थी? झांसी, सतारा, संबलपुर, नागपुर, जयपुर, और भी काफ़ी सारी स्टेट्स थी, काफ़ी सारी जगहें थी जहाँ पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने बहुत ज़्यादा एनेक्सेशन अपनी दिखाई थी। अब एलेज्ड मिसरूल, जो लॉर्ड डलहौजी थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार से आदमी थे। उन्होंने 1857 में 1857 और 1856 में अपनी बहुत ज़्यादा बगावत वाली चीज़ें करी, और इंडिया के जो लोग थे ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। और प्रेशर सबसे पहला क्या रहा? हायर लैंड रेवेन्यू। जो हमारी ये होती है ना, लैंड रेवेन्यूज़, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया।
ठीक है। और जो फूड और हाउस इन सब पे जो टैक्सेस थे वो ज़्यादा बढ़ा दिए। उन्होंने क्या किया कि जो द कंपनी शोल्डर who were from Awadh had to pay higher land revenue on the land their families held in Awadh. The estates of zamindar was confiscated by the British, which made them opponents of the British rule. ठीक है। और फिर द सेकेंड वन इज डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर थे ना, उनका नाम हटा दिया गया था कॉइन्स पे से, जो मिंटेड थे ना कंपनी से, उन वाले कॉइन से बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया था। और द लॉर्ड डलहौजी अनाउंस दैट द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह विल नॉट बी परमिटेड टू यूज द रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। दे हैड टू शिफ्ट टू द पैलेस नियर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास ही उनके जो सक्सेसर्स थे, यानी कि उनके जो रिलेशंस वाले थे, रिलेटिव्स थे, सब लोगों को, जो उनको उनका एक तो इम्पीरियल टाइटल यूज़ नहीं करने दिया। उनको मना कर दिया कि आप अपना इम्पीरियल टाइटल आगे यूज़ नहीं कर सकते हो आफ्टर द बहादुर शाह जफर्स डेथ। देन द थर्ड वन इज ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। नाना साहेब बेसिकली एक बाजीराव सेकंड के सन, अडॉप्टेड सन थे। रियल नेशनल हायर नहीं थे, वो अडॉप्टेड सन थे। उनको जो पेंशन आती थी नाना साहेब की, उसको लेने से बाजीराव टू को मना कर दिया था। And they were forced to live in Kanpur, far from his family seat in Pune. Absentee sovereignty of the British. India was being ruled by the British government from India at a distance of thousands of miles. The Indians felt that India's wealth was being drained to England and not utilized for their welfare. जो इंग्लैंड वाले थे ना, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इंग्लैंड में से बैठ के इंडिया पे रूल करती थी, यानी कि 1000 मील से दूर से वो इंडिया में रूल कर सकते थे। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत लगी इंडियंस को। एंड देन इंडियन फेल्ट दैट द इंडियाज वेल्थ वॉज बीइंग ड्रेन टू इंग्लैंड एंड नॉट यूटिलाइज फॉर देयर वेलफेयर। जो इंडिया की वेल्थ है ना, सारी की सारी, जो उन्होंने इकोनॉमिक वाली पावर है, इकोनॉमिकली उन्होंने जो गेन किया है, वो सब कुछ इंडिया में यूज़ ना हो के कहाँ जा रहा है, वो इंग्लैंड में जाके यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में उससे कोई भी उनका बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, वो उनकी खुद की इंडिया का चीज़ है और वो तुम इंडिया में ले जाके बाहर बेच रहे हो। तो ये चीज़ इंडियंस को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। सो दीज वर द पॉलिटिकल कॉजेज़